ऊपर बैठे मेरे साथी राजीव शुक्ल, मेरे बहुत पुरानी दोस्त तुषार, और सामने नमस्कार जी, भाभी, मुकेश भाई, सुशांत, नारायण जी, रवि भाई, मालवीय जी, मेरे कितने नामकान जी, दिनेश, और इन सब के साथ होने की आज यहाँ खुशी है कि रमाकांत जी की उन किताबों पर मैं बात करूं जिनके बारे में जरा कम चर्चाएं नहीं। असल में क्या है कि माना लिया जाता है कि ठीक है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं लिखी गई ये किताबें, बच्चों के लिए लिखी गई, तो बड़े लोग क्यों बात करें उस पर। तो ये होता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं उन्हीं किताबों पर बात करूंगा। दूसरी खुशी यह है कि जिनसे बात करनी चाहिए वो सारे बच्चे आज यहाँ हैं। अमूमन साहित्यिक गोष्ठियों में वो पीछे वाली बेंच, तीसरी चौथी पांचवी बेंच के बाद जितने लोग बैठे हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। बात हम उनसे करना चाहते हैं, बात हमें ये फ्रंट रो से करनी पड़ती है। तो खुशी ये है कि आज जयप्रकाश जी के सौजन्य से और खान सिंह भाई के संस्कार में विभाग में, तो आज इतने लोग नए किस्म के श्रोता, ये वास्तविक श्रोता मुझे मिले, मैं इन सबका आभार मानता हूं। दोस्तों, दो किताबें हैं रमाकांत जी की। एक है बच्चू चाचा के किस्से और दूसरी है चर्चा का कुत्ता। अब नाम से ही जैसा आप समझ सकते हैं कि बच्चू चाचा के किस्से, तो वो एक लंबी संस्मरणात्मक किताब है जिसमें वो बच्चू चाचा को याद कर रहे हैं। और बच्चू चाचा को कैसे याद कर रहे हैं? बच्चू चाचा के बचपन को याद कर रहे हैं। अब जाहिर है मैं मेरे चाचा के बचपन को तो देख नहीं सकता, तो उस बचपन की कहानियां, बच्चू चाचा की कहानियां मैं बच्चू चाचा की माँ से, मतलब एक पीढ़ी और ऊपर जाकर वहां से मैं सुनता हूं, बारो करता हूं और फिर उन कहानियों को आपको सुनाने लगता हूं। ये है बच्चू चाचा के किस्से। इसकी लिखे जाने की कथा भी बड़ी मनोरंजक है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कहानियां उस तरह के दबाव में नहीं लिखी गई, या ये सीरीज उस तरह के दबाव में नहीं लिखी गई जिस तरह के रचनात्मक दबाव में रमाकांत जी की कहानियां हैं, उपन्यास हैं और दूसरे काम हैं। ये देशबंधु में उनके मित्र और हम सब के बहुत अच्छे ललित सुरजन, ये उनके दिमाग की उपज है, ऐसा रमाकांत जी खुद मानते थे। और उनके कहने पर देशबंधु अखबार में ये उन्होंने बच्चू चाचा के किस्से लिखना शुरू किया। कुछ देशबंधु की लोकप्रियता और कुछ रमाकांत जी की कलम का जादू, उनकी क्या है वो जिक्र उस परिवेश का, और फिर तेरा बयान गालिब। तो बयान राम रमाकांत जी, जो रमाकांत जी का बयान है, उसकी खूबसूरती उसमें जाहिर है। इसको बहुत पाठक मिले और बच्चे जो बैठे हुए हैं वो शायद उस बात को जानते ही नहीं होंगे, उन्होंने वो सारे अखबार देखे ही नहीं। अब वो लाइब्रेरी में या देशबंधु के ओल्ड रिकॉर्ड रूम में कहीं मिलेंगे, आप लोगों ने वो नहीं देखे। लेकिन वो कहानी की किताब ये है
बच्चू चाचा के किस्से धारावाहिक रूप से देशबंधु में छपे और बहुत पसंद किए गए। अच्छी बात यह है कि जो टारगेट ऑडियंस था ना, हम भूल जाते हैं कि हम लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं। अगर हमारे सामने हमारा टारगेट ऑडियंस सही रहे, साफ साफ रहे, तो हम और साफ से अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। तो वो टारगेट ऑडियंस जो था वो किशोर पाठक जो देशबंधु अखबार पढ़ रहा था, उसने इन किस्सों को बहुत चाव से पढ़ा और जिन लोगों ने पढ़ा है उनमें बहुत से लोगों को अभी भी ये किस्से याद होगा। जैसा कि मैंने कहा, अब अगर आप पढ़ेंगे मतलब आप लोग पढ़ेंगे अब, तो हो सकता है कि आपको अजीब सा लगे कि खाना खाने के लिए जमीन पर पटा बिछा के बैठा जाता था और एक एक रोटी की प्रतीक्षा की जाती। कैन यू इमेजिन? है आपके घर में आज चौका? है पटा जिस पर बैठकर आप खाते हैं? सब टेबल पर खाते हैं। डाइनिंग टेबल ना हो तो सेंटर टेबल पर बैठ जाएंगे, अपनी पढ़ने की टेबल पर बैठ जाएंगे, मगर पटा बिछा के वो लिपे हुए चौके में, उस रसोई घर में लाइन से बैठकर किसने अब रोटी का इंतजार कौन करता है? अब डिब्बे में आपके रोटियां रखी रहती हैं, आप उठा उठा के खाते जाते हैं। परोसने तक की आप लोग प्रतीक्षा नहीं करते आज कि कोई आपको परोस कर खाना खिलाए। तो ये पीढ़ी बदल गई भाई। हम जो कहानियां इसमें हैं वो आप देखेंगे। अच्छा बताइए, आप लोगों में से छत पर कौन सोया है गर्मी के दिनों में? है बहुत बचपन में सोए होंगे बेटा, आप तो मच्छरदानी लगा के सोते हो, है ना? कूलर है और कई लोगों के घर में एसी भी हो गया है, तो बाहर सोना रिस्की हो गया है, थोड़ा खतरनाक सा हो गया है ना। अब आंगन में तो सो ही नहीं सकते आप, पता नहीं कौन आएगा जाएगा क्या होगा। एक जमाने में जो बच्चू चाचा के किस्से हैं, इसमें आपको वो खटिया बिछाने से लेकर पलंग बिछाने से लेकर उस खाट की क्या क्या उपयोग हो सकते थे सोने के अलावा भी, वो कैसे खेल बन जाते हैं, कैसे धनुष बाण का खेल जो था वो सिर्फ दशहरा दिवाली पर नहीं, बाजार से लाकर घर में बनाकर बांस छील कर और बाकायदा एक युद्ध लड़ा जाता था। कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं, आपने देखा नहीं बेटा। लेकिन इस किताब को पढ़ेंगे और इन कहानियों को और इन जैसी कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे जल्दी खत्म करना नहीं पड़ेगा। आराम से लिखते पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में एक लंबा है, जो अनुभव हमारे हैं वो आपको फैंटेसी लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि हम लोग कोई कहानी सुना रहे हैं जिसमें कुछ असंभव सी चीजें घटती हैं। ऐसा तो हम आप करते नहीं। तो ये है मित्रों कि कभी कभी अपने से छूट चुकी दुनिया को भी पहचानने, उसके पास तक जाना चाहिए। और ऐसा हुआ है, जो किशोर मन की का जो यथार्थ है
आपके पास में अकूत कल्पना शक्ति है। जैसे ही आप बड़े होंगे, थोड़ा जिम्मेदारी लगेगी, वो नॉन लकड़ी के चक्कर में जब आप पड़ेंगे तो आपकी सारी कल्पनाएं ऐसे छूटेगी जैसे पक्षी के शरीर से उसके पंख निकलते जाते हैं और फिर वो छटपटाता सा रह जाता है। अभी पंख है आपके पास, आपको कल्पना करनी चाहिए और इनके सहारे कल्पना करनी चाहिए। दुनिया के इतिहास में किशोरों के लिए बहुत किताबें लिखी गई और हर राजनीति ने, हर विचारधारा ने और हर धर्म ने अपने हिसाब से ढालने के लिए आपको किताबें दी। जरा पता नहीं आप लोगों में से वीर बालक टाइप की किताब, आदर्श पुत्रियां, इस टाइप की कोई किताब आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? वो आदर्श शिष्य, जिसमें एक शिष्य अपने गुरुजी के खेत की मेड़ बचाने के लिए सो गए थे, मर ही जाते हो, मगर आपके सामने आदर्श प्रस्तुत किया जाता है कि देखो ये शिष्य कोई अपना सिर कटवा दे रहा है, एक झूठे राष्ट्रवाद में, झूठे गर्व में भरकर आपको एक दिशा में ले जाने के लिए ऐसी किताबें मौजूद, ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आपकी कल्पना को अनंत पंख देते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो याद करिए, एक आदमी है, अकेला द्वीप में फंस गया है, उसका जहाज टूट गया है, सब हो गया है, अब उसके पास कोई आदमी नहीं आसपास। एक लड़का मिलता है उसको फ्राइडे, वो फ्राइडे के दिन मिलता है तो उसने नाम रख दिया फ्राइडे। अब वो उससे दोस्ती करता है और उस लड़के को न रॉबिन्सन क्रूसो की भाषा आती है, न रॉबिन्सन को फ्राइडे की भाषा। आप सोचिए कि वो एक तीसरी भाषा डेवलप करते हैं। ये मनुष्य के सबसे बड़ा आविष्कार है कि ही कैन डू एनीथिंग। वो दोनों मिलकर एक नई भाषा डेवलप करते हैं और आपस में संवाद कायम करते हैं एंड प्रूव टू बी ए गुड फ्रेंड फॉर ईच अदर। आप कल्पना कीजिए कि ये जो फर्टिलिटी है दिमाग की, ये सिर्फ आप लोगों के मन में ही हो सकती है, हम लोगों के दिमाग में भी जाए। आप ही कल्पना कर, वो डान पे जोर पड़ी है ना, हमें तो पवन चक्की जैसी लगती है, लेकिन डान पे जोर उन राक्षसों से बाकायदा युद्ध ठानता है और अपने घोड़े पर सवार अपने लेफ्टिनेंट को लेकर लड़ने चला। ऐसा हमने कितनी बार किया बचपन में, हमने तो बहुत बार किया, आप लोगों ने भी किया होगा और आपको करना चाहिए, अभी भी करना चाहिए। आप अभी पूर्ण वयस्क नहीं हुए, अभी आप एडोलेसेंट हैं, किशोर हैं आप, तो किशोर मन की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए। ये जो बच्चों चाहते हैं, ये वही सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो सारी संभावनाएं एक नई दुनिया बनाने। और इन किताबों ने बहुत किया है। अंकल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया, जो अश्वेतों की लड़ाई थी अमेरिका में, उसको बहुत बहुत ताकत मिली उस एक किताब अंकल टॉम्स केबिन। पता नहीं अब आपने जादूगर मैंड्रेक की कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ी है? कॉमिक किताबें अब पता नहीं आपको कॉमिक्स मिलती नहीं मिलती, वो उसमें देखना पड़ता है। तो जो कहीं बची हुई कॉमिक्स हैं वो इकट्ठी बेच रहे होते हैं। अमर चित्र कथा, अनंत पई का एक इतना बड़ा उपक्रम था वो, उसमें सिर्फ ये कहानियां आपके धर्म ग्रंथों की, पुराणों की कहानियों के अलावा
उसने स्वाधीनता संग्राम के कई किस्से, कई वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में, अनंत चित्रकथा की एक बहुत बड़ी रेंज है। कैच देम यंग का मैंने अभी बात की, जरा देखिए कि आपको व्यायाम कराने, कसरत कराने के नाम पर सुबह शाम कौन लोग आपको खाकी हाफ पैंट पहनाकर लिए जा रहे हैं, और वहां लट चलाना सिखाने के अलावा, घुमाने फिराने के अलावा आपको जो कहानियां सुनाई जाती हैं वहां, जिसको वो बौद्धिक कहते हैं, उन कहानियों के जहर को तो पहचानिए। उनमें अगर अमृत है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो इतना सड़ चुका है कि वो जहर हो गया, उसकी खुराक मत लीजिए, उसकी खुराक मत लीजिए। ये बहुत सारी बातें हैं, और आपसे, बच्चों से और किशोरों से, खासतौर से जो अभी पूरी तरह से दुनियादार नहीं हुए और जिनको कोई लोक लालच नहीं है, मतलब अगर उन्हें प्रधानमंत्री ही बनना है तो कल्पना में कभी भी बन जाती है ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा निबंध हम लोग लिखा करते थे, तो निबंध लिखने में कोई रोकता नहीं, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए तो, और लिखकर उसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए कि आप अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे कि खराब। अपनी कल्पना को दिलाइए। ये बच्चों की किताबें, जो बच्चों की नहीं है किताबें, ये दादी नानी की कहानियां जो अब हमारे पास हाथी की तरह बची है, थोड़े दिनों बाद ये कहानियां गायब हो जाएंगी। ना दादी मिलेगी आपको कहानी सुनाने के लिए, ना नानी मिलेगी कहानी सुनाने के लिए। वो किसी आईटी कंपनी में काम करते करते मर खप जाएगी, बैंक से थकी हारी आएगी, बोलेगी नहीं आज मेरे को बहुत सारे क्लाइंट से बात करनी पड़ी, अभी कोई कहानी नहीं। तो वो ना आपको वो दादी मिलेगी ना नानी, और आपके बच्चों को तो 100% गारंटी है नहीं मिलेगी। जहां हम चले जा रहे, तो यही किताबें आपका साथ दें। रमाकांत जी और रमाकांत जी जैसे और लेखकों मैं सचमुच एहसान हूं, और आप लोगों को होना चाहिए कि उनकी वजह से ये किताबें हैं। डान किक्जोट है आपके पास में, काम काका की कुटिया है आपके पास में, हितोपदेश की कहानियां हैं आपके पास में, पंचतंत्र की कहानियां हैं आपके पास में। हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां धार्मिक कहानियां तो नहीं है भाई, बहुत अच्छी कहानियां हैं, और उनमें कल्पना आपको देखिए, यानी उसमें सियार भी बोलता है, शेर भी बोलता है, और मगर भी बोलता है, और बंदर को जामुन भी खिलाता है। पर कितनी चीजें हैं बताइए आप, आपकी कल्पना को बढ़ाता है। तो संस्कृत साहित्य से और पुराने साहित्य से भी पढ़ना है, तो पुराने साहित्य में भी हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, आपको नहीं दी जा रही पढ़ने के लिए, आपको कुछ और ही थमाया जा रहा, उससे बचिए। और क्या पता नहीं, मैं रमाकांत जी की किताब पर बोलने के लिए आया था और आप लोगों को देखकर पता नहीं क्या क्या बोल गया, तो मैं रमाकांत जी से भी माफी मांगता हूँ, और आप लोगों से भी कि बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन है भरोसा आप लोगों पर। थैंक यू।